हेलो बच्चों, मैं आज आ गया हूँ आपके सामने रियल नंबर का अगला एक्सरसाइज 1.3 लेकर। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में हर बार होता ही है। तो आइए लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, इस एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो जान लेते हैं। कहा जा रहा है प्रूफ √3, √2, √7 आर इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल प्रूफ करने की बात कही जाएगी। अब इर्रेशनल को प्रूफ करें उससे पहले हमें रेशनल और इर्रेशनल को समझ लेना होगा। ऐसे तो मैंने रियल नंबर के पहले वीडियो में रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बताया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब यहाँ रियल नंबर के दो कैटेगरी रेशनल और इर्रेशनल को समझते हैं। बच्चों, रियल नंबर की दो कैटेगरी को देख लीजिए, रेशनल और इर्रेशनल। इसमें अगर पहले रेशनल नंबर की बात कही जाए तो रेशनल नंबर के बारे में कहा जाता है द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन आपको ऊपर लिखा भी मिल रहा होगा। यहाँ उस चीज़ को समझते हैं। तो कोई भी दो इंटीजर आप ले सकते हैं। इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सभी आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल सीधे सीधे देखा जा सकता है 2/7 -5/9। इसके अलावे 0 इज अ रेशनल नंबर। बट अगर कोई कहे 5/0 तो ये रेशनल नहीं होगा, क्योंकि रेशनल की कैटेगरी रेशनल के डेफिनेशन में कहा जा रहा है q इज नॉट इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक इससे उलट अगर इसी आधार पर इर्रेशनल का डेफिनेशन बनाना हो तो कहा जाएगा नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ये डेफिनेशन बहुत क्लियर नहीं करता है बात को। p by q के रूप में किसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। हर नंबर को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पर कुछ कंडीशन है। उससे पहले रेशनल के दो कैटेगरी को देखिए तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। रेशनल नंबर की दो कैटेगरी बन जाती है। एक जिसको हम सब कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या डेसिमल नंबर्स, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। तो उम्मीद है ये दो नाम आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी थोड़ा सा और क्लियर करूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल वैसे नंबर्स को कहेंगे या वैसे रेशनल नंबर को कहेंगे जो पूरी तरह से कट रहे हो। मान लीजिए 3/5, अगर कहीं आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.6। मतलब ये 5 से, डेसिमल के बाद ही सही, 5 से ये पूरी तरह से डिविजिबल है। तो इस तरह के नंबर को जब ये डेसिमल के बाद 1, 2 या 3 डिजिट के बाद समाप्त हो जाते हैं, पूरी तरह से कैंसिल हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। इस तरह आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे। कोई भी डिनोमिनेटर ले लीजिए। आप अगर 7/8 भी लेना चाहें तो मैं उसके लिए भी मना नहीं करूँगा, या आप 17/8 ले फिर भी सही है। आप देख सकते हैं इस जगह 8 2 जा 16, 1 रह गया, 8 1 जा 8, 2 रह गया, 8 2 जा 16, 4 रह गया, 8 5 जा 40। तो इस तरह से डेसिमल के बाद 3 डिजिट जाते जाते या ख़त्म हो गया। तो ये जो है रेशनल नंबर होते हैं। अब जब टर्मिनेटिंग का मतलब समाप्त हो जाने वाला, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समाप्त नहीं होने वाला। तो इसका क्या मतलब है? आप कोई भी एक कॉमन सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए सबसे छोटे 1/3 से ही शुरू करते हैं। 1/3, 3 से डिवाइड कीजिएगा 0.333 ... तो इस तरह के नंबर को इसको लिखने का एक और तरीका होता है 0.3 पर रेकरिंग। ये सब आपने 9th में पढ़ रखा है, पर बताना ज़रूरी था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह के नंबर्स को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन हाँ, ये भी रेशनल नंबर ही है। तो अब बच गया इर्रेशनल। तो इर्रेशनल के लिए कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग
डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही, साथ में नॉन रिपीटिंग भी हो, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 0.2020002000। आपको इसके पैटर्न का अनुमान तो हो रहा होगा, पर देखिए ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। एक तो समाप्त नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और दूसरा रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स को हम सब कहते हैं इरेशनल नंबर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं, 7.325, 3255 एंड सो ऑन। तो ये एक कैटेगरी है इरेशनल नंबर की। ये डेफिनेशन ही बना दिया गया है इरेशनल का। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो जितने नंबर्स सर्ड में होते हैं, सर्ड समझते हैं ना, √2, 3√5, ये जो साइन है ना, जिसको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या आगे आप कहते हैं, वो सर्ड कहलाता है। तो जो नंबर सर्ड में होते हैं और कैलकुलेट होके कंप्लीट इंटीजर नहीं देते हैं, उन सबको भी हम इरेशनल ही कहते हैं। और इसके बाद जो तीसरा है वो है पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये थोड़ा सा आपके लिए जानने वाली चीज़ है कि पाई का वैल्यू जो 22/7 या 3.14 लिया जाता है, वो तो रेशनल नंबर है। फिर पाई इरेशनल कैसा है, तो मैं यहाँ बस बहुत छोटा सा हिंट दे दूँ कि जब पाई का कॉन्सेप्ट दिया गया था तो एक अलग ही बात शुरू हुई थी। पाई निकला था एक सर्कल के सरकमफ्रेंस के हिसाब से C/D, यानी सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर करके। अब यहाँ कहा गया कि अगर आपको पाई का वैल्यू डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लेना है तो आप 22/7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको पाई का एग्जैक्ट वैल्यू अप टू 2 डेसिमल तक देता है। लेकिन अगर आपको पाई का वैल्यू 4, 6 या 8 डिजिट तक चाहिए तो आप 22/7 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और पाई का वैल्यू भी डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करता, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। आप जितना बड़ा सर्कल बनाएं और उसके डायमीटर से डिवाइड करें, जितनी दूर तक जाएंगे आपको रिपीट होने वाला नंबर बमुश्किल नहीं ही मिलेगा। वो आपके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप अप्रॉक्स लेके चले तब भले पॉसिबल हो, पर पाई का वैल्यू डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करता। सो पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ये 3 इरेशनल के टाइप होते हैं। अब इतना होने के बाद आइए हम सब अब एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में आते हैं। बच्चों, आपके सामने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आ गया है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ, पहले इस तरफ और फिर उस तरफ। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ऐसा कहा जाता है कि ये रटने वाला क्वेश्चन है। मैं ऐसा नहीं कहता, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टेप को एज यूजुअल जैसा है वैसे समझ ले तो आइए शुरू करता हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा जाता है इफ़ पॉसिबल सपोज √5 is a rational number and √5 is equal to P/Q, where P and Q are integer and P and Q are also co-prime number। अब यहाँ 2 बातें हैं। पहला तो इरेशनल प्रूफ करना था, मैंने रेशनल क्यों माना, और दूसरा ये को प्राइम नंबर क्या होता है। इंटीजर को तो मैंने अपने पहले ही वीडियो में बता दिया था, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए अब पहली बात पर आते हैं, ये रेशनल क्यों माना गया। तो मान लीजिए आपके घर में चोरी हो और आप थाने में रिपोर्ट लिखाने जाएं।
अब उस जगह पुलिस पहला सवाल आपसे ये करती है कि आपको किस पर शक है। अगर आपको किसी पर शक ना हो तब तो आप कह देंगे कि हाँ मुझे किसी पर शक नहीं है, पर अगर आपने किसी का नाम ले लिया तो पुलिस उस पर नज़र तो रखती है, पर साथ में ये भी मानकर चलती है कि हो सकता है वो चोर ना हो, क्योंकि अगर पुलिस ने उसे ही चोर मान लिया तो पुलिस अपनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएगी और हो सकता है बिना चोरी किए ही जिसका नाम आपने लिया उसको सज़ा हो जाए। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि भले ही इसे इरेशनल प्रूफ करना है, भले ही आपने अपने पड़ोसी को चोर कह दिया हो, पर पुलिस अभी भी मान नहीं रही कि वो चोर है, उसी तरह मैं भी इसे नहीं मान रहा कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर मैं इसे इरेशनल मान लूँगा तो मेरा ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अगर संभव हो तो मैं ये मान लेता हूँ कि √5 एक रेशनल नंबर है। अब √5 को रेशनल ले लिया गया p/q, क्योंकि हर रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। अब उससे आगे बढ़ने पर p एंड q को इंटीजर तो होना ही है, साथ में p एंड q आर को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर के लिए कहा जाता है, ऊपर आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, दो ऐसे नंबर्स जिनके बीच एक के अलावे कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। 2 नंबर्स ले लीजिए, आप मान लीजिए 7 ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं। 7 का फैक्टर 7 × 1 और 12 का फैक्टर 2 × 2 × 3 और × 1। तो 2 और मोर नंबर विच हैव कॉमन फैक्टर 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो ये को प्राइम नंबर का ऐसा पेयर है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर के रूप में सिर्फ एक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। अब इससे आगे चलते हैं। √5q = p। इतना करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। इस जगह q √5q का होल स्क्वायर और इस तरफ p का होल स्क्वायर होगा। ऐसे में ये 5q² = p² हो जाएगा, यानी q² = p²/5। अब देखिए इस जगह q² = p² - 5 है। इसी कॉन्सेप्ट को समझिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है इस जगह पर। q² एक इंटीजर था। इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर, ये फ़र्क नहीं पड़ता वो प्लस में है माइनस में है, पर वो कंप्लीट नंबर है। अब ये कंप्लीट नंबर कब आएगा? इधर q² के जगह कोई कंप्लीट नंबर कब आएगा? जब हम p² के जगह कोई ऐसा वैल्यू रखेंगे जो 5 से डिविजिबल होगा। इस जगह कंप्लीट नंबर चाहिए, q के जगह पर हमको कोई कंप्लीट नंबर चाहिए। कंप्लीट नंबर कब आएगा? जब p² 5 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाए, क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं ना। तो जो वैल्यू आएगा यानी q का जो वैल्यू आएगा क्या वो इंटीजर होगा? नहीं होगा। फिर तो q के लिए ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि q के बारे में बोला जा रहा है p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। अब ऐसे में यहाँ होना क्या होगा? तो 5 का स्क्वायर हो, 10 का स्क्वायर हो, ऐसा कोई नंबर अगर हो तो पॉसिबल है कि q इंटीजर आ जाएगा। ऐसे में ये बड़े आसानी से कहा जा सकता है कि q² इंटीजर तभी आएगा जब p² 5 से डिविजिबल होगा। इसलिए बुक इस जगह सेंटेंस लिखता है, सिंस p² इज divisible by 5, so p is also divisible by 5। अब p 5 से डिविजिबल हो गया, तो आप बताइए कि p अगर 5 से डिविजिबल होगा तो p क्या क्या हो सकता है? तो मैं तो कहूँगा p का वैल्यू 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है और ऐसे ही बहुत कुछ। अब आपने ये जो नंबर बताया ये कांस्टेंट नंबर है। अगर इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखना हो
तो कैसे लिखा जाए। तो इसको पहले मैं लिखता हूँ 5 इंटू 1, इसको 5 इंटू 2, इसको 5 इंटू 3, इसको 5 इंटू 4 और आगे। अब हर एक में कम से कम 5 तो मौजूद है और ये जो टर्म वेरी कर रहे हैं उसको एक वेरिएबल ले लिया जाता है के। समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, बस इतना सा समझ लीजिए, गौर कीजिएगा। ये के भी एक इंटीजर ही होगा क्योंकि 5 के साथ जो नंबर्स आ रहे हैं प्रोडक्ट में वो एक इंटीजर हैं। तो ऐसे में 5 के वेयर के इज इंटीजर, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। बस यही दो चीज़ समझना होता है। एक पॉइंट यहाँ इस जगह ऐसा क्यों लिखते हैं इसको देखकर, और दूसरा इसके बदले अब इस जगह आपको बुक में लिखा मिलेगा लेट p इज इक्वल टू 5k वेयर k इज एन इंटीजर। तो इस तरह से p का वैल्यू 5k क्यों हुआ सो समझ में आ गया, क्योंकि p 5 से डिविजिबल था। 5 से डिविजिबल था तो 5 से डिविजिबल होने वाले किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सब यहाँ 5k का इस्तेमाल कर लिए। अब अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो नाव लिख के इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ये टर्म को q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5। अब आप p के बदले क्या लिख सकते हैं, 5k स्क्वायर और बाई 5 यानी 25 k स्क्वायर बाई 5, 5 5 25, ये आपका 5k स्क्वायर हो गया। इस तरफ मैं q स्क्वायर लिख लेता हूँ और यहाँ फिर आप गौर कीजिए k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 5 आ गया। देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये ठीक वही केस है जो यहाँ था, क्योंकि यहाँ k इंटीजर है और k इंटीजर तभी आ सकता है जब q 5 से डिविजिबल हो। तो ये वाला लाइन फिर से लिखा जा सकता है, सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देख लीजिए, शुरू में कहा गया था p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर्स जिसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन नंबर या कॉमन फैक्टर ना हो। पर दो अलग अलग स्टेप में आगे बढ़ने के बाद पता चलता है कि p एंड q बोथ हैव 5 एज देयर प्राइम फैक्टर। तो जो लाइन यहाँ हमने मान रखा था वो यहाँ आते आते गलत साबित हो गया। तो इसके बाद हम सब एक छोटा सा काम करते हैं, वो ये है कि यहाँ स्टेटमेंट लिखना होगा, सिंस p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5 अदर देन 1, so our supposition is wrong। हमने सपोज किया था कि p एंड q को प्राइम नंबर है, वो यहाँ गलत हो गया। इसका मतलब हमने गलत सपोज किया था। अब ये गलत क्यों किया था, क्योंकि हमने इधर ही कुछ गलत मान लिया होगा। तो हमने क्या मान कर रखा था, √5 इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ हम सब लिख देंगे, हेंस चूँकि साफ साफ लिख दिया गया आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो देख लीजिए कितनी आसानी से आज इसको इर्रेशनल नंबर प्रूफ कर दिया गया, सिर्फ 2 पॉइंट को समझते हुए। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि आप √2, √3, √7 इन सब को इर्रेशनल प्रूफ कीजिए। तो सब में तरीका यही होगा, जहाँ जहाँ 5 आ रहा है अगर 2 पूछा जाता तो वहाँ 2 आता, 3 पूछा जाता 3 आता, 2 पूछा जाता तो 2 से डिविजिबल निकलता, 3 पूछा जाता तो 3 से डिविजिबल निकलता। तो आप बेहतर होगा कि घर में प्रैक्टिस करें √2, √3 एंड √7 को। इससे ये स्टेप आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 क्वेश्चन बनाते बनाते आपकी समझ में आ जाएगा। और कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वो क्वेश्चन इतना बड़ा तो नहीं बनेगा, बस इसकी हेल्प से थोड़ा छोटा उसको बनाया जा सकता है। तो आइए बताता हूँ कैसे।
बच्चों अब अगला सवाल देखिए, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें आपको इरेशनल और रेशनल सारे एक साथ करके दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको उतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना होता है, उसकी मदद से थोड़ा शॉर्ट करके बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, हालांकि शुरुआत तो हम सब वैसा ही करेंगे। इफ़ पॉसिबल सपोज 3 + 2√5 is a rational number and 3 + 2√5 is equal to p/q, where p and q are integers। इतना करने के बाद अब पुराने वाले प्रोसेस से यानी पिछले क्वेश्चंस के लिए जो स्टेप हमने फॉलो किया था उससे थोड़ा सा अलग आते हैं। और देखिए यहाँ क्या किया जा सकता है। यहाँ आपको कोशिश करना है √5 को किसी भी तरह से अकेले लाने का। तो इसके लिए मैं करूँगा 2√5 इज इक्वल टू p/q -3। अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ तो नीचे q, ऊपर p - 3q और इधर 2√5। नेक्स्ट लाइन में √5 इज इक्वल टू p - 3q और बाई 2q। अब आप देखिए यहाँ लिख सकते हैं सिंस p, 3q एंड 2q आर इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्यों है? इंटीजर्स इसलिए क्योंकि पहले से ये दोनों इंटीजर है और किसी इंटीजर में जब इस तरह के नंबर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है यानी वापस इंटीजर से, तो जो रिजल्ट आते हैं वो भी इंटीजर ही रहते हैं। तो सिंस p, 3q एंड 2q आर इंटीजर्स, सो p - 3q बाई 2q इज अ रेशनल नंबर। अब इंटीजर्स का इस तरह का जो रिलेशन होगा वो रेशनल नंबर होगा। एंड एज वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। एंड थोड़ा सा स्टेटमेंट ही यहाँ लंबा हो जाता है। एंड irrational number is never equal to a rational number। ये कंडीशन है कि एक इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं आता है। पर मेरे कंडीशन में तो आ गया। मेरे कंडीशन में आना मतलब गलती करना। अब ये गलती क्यों हुई होगी? तो निश्चित ही ये गलती इसलिए हुई होगी क्योंकि हमने ऊपर कुछ गलत लिया या माना होगा। मतलब साफ है कि हमने जो सपोज किया था वही गलत है। तो यहाँ इसके बाद सीधा से लिख देना है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जगह का दिक्कत है, मैनेज कर लीजिएगा। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह आपका ये भी प्रूफ हो गया कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जब आपको रेशनल और इरेशनल का ग्रुप देकर इरेशनल प्रूफ करना हो तो आप पहले से ही दिमाग में ये रख लीजिए कि √2, √3, √5 जैसे नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। और इस तरह का कंडीशन बनाते हुए आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं जहाँ एक लाइन एज वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल वाला टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। √5, √3, √2 जो भी इस जगह बचता है उसको आप सीधे सीधे इरेशनल शो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो कुछ ज़्यादा मार्क्स का होता है और ये उसके तुलना में थोड़े कम मार्क्स का। अब इसके 2 नंबर में कुछ खास नहीं दिया गया है, सॉरी इसके 3 नंबर में कुछ खास नहीं दिया गया है। 3 क्वेश्चंस हैं, उनको भी क्रमशः इरेशनल प्रूफ करना है। वो क्वेश्चंस हैं 1/√2, 7√5 एंड 6 + √2।
तो ये 3 क्वेश्चन को प्रूफ करना है। देख लीजिए, ये भी इसी तरह से ग्रुप में दिए हुए हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल, एक रेशनल, एक इरेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो इसको भी आप इसी तरह से बस इस जगह p/q लिखना है। पहले वाले में तो आप सीधा सीधा रिवर्स कर दीजिएगा, तो एक तरफ √2 या क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे भी आप √2 को अलग कर लीजिए वो आसानी से हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा 1/√2 p/q और कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। √2 = q/p और उसके बाद यही स्टेटमेंट जहाँ इस जगह लिख दिया जाएगा √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आसानी से आप इसके बाकी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला जो क्वेश्चन था उस आधार पर आप √2, √3 एंड √7 को इरेशनल प्रूफ कर लीजिए और फिर बाद में इन 3 क्वेश्चंस को इस आधार पर प्रूफ कर लीजिए। ये आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। समय समय पर इसको कभी कभी देख लिया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मैं अगले एक्सरसाइज के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।